नमस्कार। चलिए आज केमिस्ट्री की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं क्लास 11 के सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी चैप्टर के साथ। सच कहूं तो ये वो नींव है जिस पर केमिस्ट्री की पूरी शानदार इमारत खड़ी होती है। तो चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। कभी सोचा है कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब की टेस्ट ट्यूब्स तक ही सीमित नहीं है? अरे नहीं, सुबह की चाय की वो महक, बीमारियों को ठीक करने वाली दवाइयाँ और यहाँ तक कि जिस साबुन का हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज में, हर जगह केमिस्ट्री है। ये सचमुच हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो इस सफर में हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तस्वीर से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए परमाणुओं और उनकी गिनती की छोटी सी बारीक दुनिया तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये द्रव्य यानी मैटर का विज्ञान है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हमारे चारों ओर की हर चीज किस चीज से बनी है और वो कैसे बर्ताव करती है। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये सिर्फ दो ही चीजों से बना है। एक है द्रव्य यानी मैटर और दूसरी है ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा की कहानी तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, पर यहां केमिस्ट्री में हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ द्रव्य पर रहने वाला है। तो अब जब हमने अपना फोकस सेट कर लिया है, चलिए द्रव्य की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये है क्या? इसे हम कैसे अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं और इसे मापते कैसे हैं? द्रव्य की परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। कोई भी चीज जिसमें थोड़ा भी द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो, वो द्रव्य है। ये पेन, ये किताब, हवा, पानी, सब कुछ द्रव्य है। अब देखिए, द्रव्य को हम दो मुख्य तरीकों से देखते हैं। एक है इसका भौतिक वर्गीकरण, मतलब ये ठोस है, द्रव है या गैस है, और दूसरा है इसका रासायनिक वर्गीकरण, जहां हम देखते हैं कि ये कोई शुद्ध पदार्थ है या फिर किसी चीज का मिश्रण है। जब पदार्थ आपस में मिलते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो वो मनमाने ढंग से नहीं करते। वो कुछ पक्के नियमों का पालन करते हैं। यही रासायनिक संयोजन के नियम हैं जो केमिस्ट्री की नींव के पत्थर हैं। चलिए देखते हैं ये नियम कैसे काम करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी नियम, एंटनी लेवोजियर ने कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान ना तो पैदा होता है और ना ही खत्म होता है। इसका मतलब रिएक्शन से पहले आपके पास जितना टोटल मास था, रिएक्शन के बाद भी ठीक उतना ही रहेगा। तराजू हमेशा बराबर। अगला है जोसेफ प्राउस का नियम। ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के मास का अनुपात हमेशा फिक्स होता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी। आप पानी कहीं से भी ले लीजिए, नदी से, समंदर से या लैब में बना लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। कमाल है ना? और फिर आता है जॉन डाल्टन का नियम। अब ये थोड़ा सा घुमावदार लग सकता है, पर है बड़ा लॉजिकल। ये कहता है कि जब दो तत्व मिलकर एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर N2O, NO और N2O3 बनाते हैं, तो उनमें हमेशा एक सरल होल नंबर का अनुपात होता है। इन तीन बड़े नियमों के अलावा गैसों के लिए भी दो और बहुत जरूरी नियम हैं। गे-लुसाक का नियम, जो गैसों के वॉल्यूम से जुड़ा है, और एवोगैड्रो का नियम, जो वॉल्यूम और कणों की संख्या के बीच का रिश्ता बताता है। हमने नियम तो समझ लिए, पर ये नियम लागू किस पर होते हैं? चलिए अब हम जूम इन करते हैं पदार्थ के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से पर, परमाणु। और सबसे बड़ा सवाल, हम इन छोटे छोटे कणों को गिनते कैसे हैं? साल 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा कि हर पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। उस जमाने के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी विचार था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। अगर हर चीज परमाणुओं से बनी है और परमाणु इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते, तो भाई उन्हें गिने कैसे? सोचिए, एक चम्मच पानी में खरबों परमाणु होते हैं। एक एक करके गिनना तो नामुमकिन है। और इस नामुमकिन सी लगने वाली प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है, मोल। जी हाँ, मोल। जैसे हम 12 चीजों के लिए दर्जन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही केमिस्ट बहुत बड़ी संख्या में परमाणुओं या अणुओं को गिनने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। ये केमिस्ट का दर्जन है। तो सवाल है, एक मोल आखिर कितना बड़ा है? जवाब है ये जादुई संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है।
इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं और किसी भी पदार्थ के एक मोल में हमेशा इतने ही कण होते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि हम इस मोल के ज्ञान का इस्तेमाल असली केमिकल कैलकुलेशंस में, जिसे हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये एक पुल की तरह काम करते हैं। अगर आपके पास किसी चीज का वजन है तो आप मोल निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास मोल हैं तो आप कणों की संख्या पता कर सकते हैं। तो मोल जो है वो वजन और कणों की संख्या के बीच का कनेक्शन है। चलिए एक फटाफट उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें Na2SO4 में हर तत्व का मास परसेंट निकालना है। स्टेप 1, पूरे कंपाउंड का मोलर मास निकालिए। स्टेप 2, फिर उसमें हर एक एलिमेंट का टोटल मास निकालिए। और आखिरी स्टेप, बस हर एलिमेंट के मास को टोटल मोलर मास से डिवाइड कीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। हो गया। ठीक है, तो हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। चलिए अब सब कुछ जल्दी से समेटते हैं और परीक्षा के नजरिए से देखते हैं कि सबसे जरूरी क्या है। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, द्रव्य को भौतिक और रासायनिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। दूसरी, रासायनिक संयोजन के नियम बताते हैं कि पदार्थ कैसे रिएक्ट करते हैं। तीसरी, डाल्टन की थ्योरी कहती है कि पदार्थ परमाणुओं से बना है। और चौथी, मोल उन परमाणुओं को गिनने की इकाई है। अब ये स्लाइड बहुत काम की है। इसे आप अपना फॉर्मूला चीट शीट समझ सकते हैं। इसमें मास परसेंट के अलावा मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूले भी हैं। ये परीक्षा से ठीक पहले एक नज़र में सब कुछ रिवाइज करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और जाते जाते आपके लिए एक चुनौती। जरा सोचिए, 0.50 मोल Na2CO3 और 0.50 m Na2CO3 में क्या फर्क है? एक हमें पदार्थ की सिर्फ मात्रा बता रहा है, जबकि दूसरा हमें विलयन यानी सॉल्यूशन की सांद्रता बता रहा है। ये बहुत ही आम परीक्षा का सवाल है जो आपकी कॉन्सेप्ट की समझ को परखता है।